नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस ऑसम से YouTube चैनल के ऊपर, दैट इज अल्टीमेट सीए YouTube चैनल। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसी कर रहे हो यार, पाप नहीं महापाप कर रहे हो आप। फटाफट इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मित्रों कि कौन से इससे सर आज हम लोग यूनिट 3 से चालू करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। ये चैप्टर में अलग एक दर्द है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपके साथ। ये जो चैप्टर है ना, पता नहीं बच्चों को भाता नहीं है, उतना मजा नहीं आता ये चैप्टर के अंदर, लेकिन चिंता मत करो, आपके आईजी सर आ गए हैं। आईजी सर आ गया अच्छे, धूम धड़ाका कर गया अच्छे, है ना। तो एकदम मजा आएगा, फाड़ देंगे चैप्टर, मतलब फाड़ देंगे, पेपर नहीं बढ़ेंगे अपन एकदम बढ़िया से। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं, खास बात बता रहा हूं, जो बच्चों ने हमारे फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल किया है, मैं आपको बता दूं कि एलएलपी को हटा दो, एलएलपी को छोड़ के जो बाकी चैप्टर्स है ना बेटा, उसको मैंने 120 पेज के अंदर पूरी लॉ बुक को मैंने समराइज करवा दिया। क्या बोला मैंने फिर से, 120 पेज के अंदर पूरे लॉ बुक को मैंने समराइज करवा दिया। इसके अलावा बीसीआर को समझना, बीसीआर को 2 चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 2 और 3 वोकैबुलरी और वो स्पीच वाले चीज को हटा के अगर मैं बात करूं ना, तो बाकी इसको मैंने 52 पेजेस के अंदर उसको समराइज कर दिया। तो एकदम जबरदस्त यार, मजा आने वाला है आप लोगों को। दोनों समरी बुक जा चुकी है प्रिंटिंग स्टेज में अभी, तो बहुत जल्द जिन लोगों ने भी एक्सेस लिया है फास्ट ट्रैक बैच का, उसको फटाफट उन लोगों को डिलीवरी मिलना जल्द चालू होने वाली है, ठीक है। यस, तो मजा आने वाला है सर, एकदम नेक्स्ट लेवल फाड़ देंगे पेपर में। आप खुद देखिएगा कि आप भी बोलोगे सर मजा आ गया यार पढ़ के, एकदम ऐसा बहुत ही मजा आ गया करके आप ऐसा बोलोगे, है ना। चलिए परफेक्ट है क्या, एब्सोल्युटली परफेक्ट है क्या। अच्छा आप एक और कमेंट सेक्शन में चैट में मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपको यहाँ पे समरी बुक अगर मतलब क्या मैंने अलग से समरी बुक भी अवेलेबल करवा देना है क्या, ये बता दीजिएगा मेरे को, है ना। हाँ चलिए सर, तेजस सर ने आज वाईटी पे क्लास ली थी। तेजस सर ने आज वाईटी पे क्लास नहीं ली होंगी क्योंकि तेजस सर भी अहमदाबाद मैराथन में, तो है ना, तो वहां पे एकदम इंटरमीडिएट का मैराथन चल रहा है एकदम जोरदार वाला। तो अभी तेजस सर वहां भी, मेरे हिसाब से कल परसों से उनकी क्लासेस फिर से रेगुलर आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मेरा आज यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है तो कल से फिर अपन लोग आरटीपी सेशंस वगैरह को देख लेंगे और बढ़िया से, है ना, वो चीज करेंगे। चलो आओ आ जाइए, शुरुआत करेंगे सर यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। बढ़िया से फोकस करते हुए चलना, अच्छे से ध्यान देना बेटा, एकदम अच्छे तरह, अच्छे बच्चों ना आप लोग, है ना। आओ देखो, मैं अगर बात करूं रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसके बारे में बात करता है, क्या कहा मैंने, बोलो। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कौन सी चीज के बारे में बात करता है, आइए देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, आज एकदम चमक रहे हो बेटा, बस मुल्तानी मिट्टी का कमाल, समझ रहे हो आप, और कुछ नहीं, मुल्तानी मिट्टी। और यार मेरा क्या कहना है, सब खैर जाने दो, चलो बाद में कभी समझाऊंगा आपको, अलग से कभी समझाऊंगा। अभी ये पेपर के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 58 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से रिलेटेड। इनका क्या कहना है, देखो इनका कहना है कि आरओएफ का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। क्या होता है सभी लोग बताइए मेरे को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बोला जाता है यहाँ पे आरओएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, आरओएफ बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है ना बेटा, है ना, इट में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग द पोस्ट या डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म इज सिचुएटेड या प्रपोज टू बी सिचुएटेड। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, मान लीजिए मेरी फर्म जैसे नागपुर में, तो नागपुर के जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होंगे, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको देके क्या दूंगा बेटा, समझना, उनको स्टेटमेंट ऑफ फीस अलोंग, देखो स्टेटमेंट दूंगा अलोंग विद द फीस, स्टेटमेंट अलोंग विद द फीस दूंगा, जिस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होगा, नाम लिखाऊंगा। बोलो क्या लिखाऊंगा, नाम लिखाऊंगा। किसका नाम लिखाऊंगा, फर्म का नाम होगा, या अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्टनर एड्रेस इन फुल, उनका भी नाम दिया गया होगा। तो देखो फर्म का नाम, या दूसरी जगह जहां पे फर्म कैरी ऑन करती है वहां का नाम, और तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पे पार्टनर का एड्रेस। ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से क्या होता है, बढ़िया तरीके से सर दिया गया होता है किसके अंदर, वो स्टेटमेंट के अंदर जो आप आरओएफ को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, सारे लोग बोलो, आरओएफ को आप यहाँ पे दे रहे हो। समझ रहे क्या बात को। यस सर। दूसरा मैं बात करूं तो प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या बात कर रहे हैं, बोलो, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस, समझना बात को, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, की भैया फर्म आखिर काम कहां पे करने वाली है, कहां पे फर्म अपना कामकाज करेंगी। इसके अलावा सर डेट बताई जाती है कि कब पार्टनर ज्वाइन हुए और कितने समय के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, वो डेट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स यहाँ पे बात की जा रही है। तो मैंने क्या किया, जितने भी पॉइंटर्स है ना, बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे देखे रखे थे स्टेटमेंट के अंदर, उसको मैंने समराइज कर
कर दिया मोटा मोटी 3 पॉइंट में। कौन से? एक हुआ नेम, एक हुआ प्लेस, एक हुआ प्लेस से रिलेटेड, और फिर तीसरा हुआ डेट से रिलेटेड। नेम में क्या? फर्म का नाम बता दो सर, वो जगह जहां पे फर्म बिजनेस कैरी ऑन कर रही है वहां का नाम बता दो, पार्टनर्स एड्रेस डिटेल में दे दो। उसके अलावा सर प्लेस से रिलेटेड कौन सा हुआ? प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस जहां पे फर्म बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मेरी फर्म नागपुर में महाराष्ट्र में, बेटा यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में जो है वहां पे अगर मैं बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा हूं रामदास पेट के अंदर एग्जांपल के लिए, तो रामदास पेट मेरे को बताना पड़ेगा। जगह के बारे में यहां पे बात की जा रही है। उसके अलावा सर डेट के बारे में बोला जाता है कि कब पार्टनर, समझे बात को, आपके लिए डेट का मतलब होता है तारीख ही, ठीक है, निहायती सिंगल लोग हो आप। चलिए आइए ध्यान दो। तो अगर मैं बात करूं तो कौन से समय सर पार्टनर ज्वाइन किया और कितने ड्यूरेशन ऑफ द फर्म हमारी आ रही है, कितने ड्यूरेशन के लिए, उसके बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलिए जबरदस्ती से यस सर। सर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाओ ना यार, क्या है जबरदस्ती क्यों तोड़ रहे हो हमको, है ना। आओ देखो, उसके बाद देखो, अब ये स्टेटमेंट को आप साइन करोगे किसके द्वारा? बोलो ना सर। स्टेटमेंट को हम साइन करेंगे ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स इसको साइन करेंगे, और जो उनके एजेंट्स है स्पेशली अथोराइज इन दिस बिहाफ, उनको भी साइन करना पड़ेगा। क्या? हाँ सर, उनको भी साइन करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी जल्दी, सारे लोग बोलेंगे फटाफट फटाफट। मैंने बोला यहाँ पे द स्टेटमेंट को साइन करेंगे, सारे पार्टनर्स के द्वारा स्टेटमेंट को साइन किया जाएगा, और उनके एजेंट्स के द्वारा जिसको स्पेसिफिकली आपने अथोराइज किया है इस काम के लिए, वो भी बेटा क्या करेंगे? वो भी यहाँ पे साइन करेंगे। क्या? हाँ सर वो भी साइन करेंगे। बोलो ना मुझे, हाँ सर वो भी साइन करेंगे, हाँ सर वो भी साइन करेंगे, हाँ सर वो भी साइन करेंगे। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाली और क्या बात की जा रही है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इन द मैनर, तो आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद देखो, जो फर्म का नाम है इसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए? शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो सर क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग इंप्लाइंग सैंक्शंस या अप्रूवल या पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, except when state government signifies its consent to use the words of the firm name by order in writing। मतलब बोला जा रहा है सर देखो, ये कोई भी नाम है ना हमको नहीं लगेंगे। क्या बोला मैंने? बताइए। ये कोई भी नाम हमको फर्म के नामों में नहीं लगेंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दिया तो हमको चलने वाला है। क्या? हाँ सर हमको चल जाएगा। कौन से नामों का प्रयोग नहीं करोगे? एम्परर हो गया, एम्प्रेस हो गया, एम्पायर हो गया। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से। क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारी चीजों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहां पे समझिए बात को। अब यहां पे आकर्षित का कहना है सर वो एम्पेरियल ब्लू जो होता है, फिर वो क्या मतलब एम्पेरियल ब्लू हमने नाम तो सुना है सर, और मतलब यार वो तो अब सर कैसे करके, तो मैं अगर बात करूं आकर्षित का कहना गलत नहीं है, लेकिन एम्पेरियल ब्लू एक ब्रांड है, समझिए आप बात को। और पहली बात तो वो कंपनी से रिलेटेड, ये फर्म की बात हो रही है। मैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करूं कि फर्म का नाम एम्पेरियल नहीं हो सकता, या फर्म का नाम एम्प्रेस नहीं हो सकता, या किंग या क्वीन या रॉयल या कोई भी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट का ये बताइए। जैसे गवर्नमेंट की जनधन योजना, तो मैं जनधन फर्म लिमिटेड बना रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? बेटी बढ़ाओ, बेटी क्या था वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फर्म खोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ना, बस इसलिए हो जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद मैं क्या कहूंगा, बोलिए ना सर। ये क्या हुआ? सेक्शन नंबर 58 है दोस्तों, बोलो ये क्या हुआ? सेक्शन नंबर 58 के रिगार्डिंग हुआ। आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, आप लाइक करेंगे, पाप नहीं महापाप कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे पाप गंगा जी में कितनी भी बार डुबकी लगा लो नहीं धुलते हैं, तो प्लीज जल्दी से जाके लाइक करो। आओ सेक्शन नंबर 59 के बारे में बात करूंगा। सर सेक्शन नंबर 59 क्या कहता है? अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है आपके स्टेटमेंट से, आपने रजिस्ट्रार को दिया स्टेटमेंट, आपने क्या दिया बोलो? ये ऊपर जो है ना, समझिए बात को, ये जो ऊपर है ना, आपने ये पूरी की पूरी चीजें रजिस्ट्रार को दी, और रजिस्ट्रार खुश हुआ, समझना बात को, शाबाशी देगा, खुश हुआ शाबाशी देगा, तो शाबाशी में क्या देगा? वो रिकॉर्ड करेगा एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म्स। मतलब जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स बना, रजिस्टर ऑफ फर्म्स मतलब फर्म्स के लिए रजिस्टर मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर वो एंट्री करता है इस फर्म के नाम को। समझ गए आप बात को? इस फर्म के नाम को ये करता है। सर मुझे बताइए, लेट रजिस्ट्रेशन पेमेंट 100 रुपए
पे प्रति ईयर या पेनल्टी ऑफ आरओएफ प्लस पेनल्टी ऑफ आरओएफ दोनों यहाँ पे लग जाता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 69 के बारे में हम लोग बात करेंगे। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स कंपलसरी। पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता कि अगर आप फर्म खोलना चाहते हो तो आपको क्या करना है सर, आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर करना ही चाहिए, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता, इस बात का ध्यान रखना। और ना ही वो इंपोज करता है पेनल्टी। मैंने क्या कहा समझो आप बात को। पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता कि किसी भी फर्म को रजिस्टर करना ही पड़ेगा और ना ही वो इसके लिए पेनल्टी इंपोज करता है। लेकिन समझना, अगर आप फर्म को नहीं करते हो रजिस्टर, मैंने क्या कहा बोलो जल्दी से सर, अगर आप यहाँ पे फर्म को नहीं करते हो रजिस्टर तो यहाँ पे कुछ हम आपके लिए डिसएबिलिटीज लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं सारे लोग बोलो सर, कुछ हम लोग आपके लिए डिसएबिलिटीज लेके आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर नहीं रहती है तो कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगी। क्या कहा मैंने बोलो, कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगी, कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। सर कौन सी चीजें वो नहीं कर पाएंगी जरा बताइए। पहला, नो सूट इन द सिविल कोड बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। समझिए आप बात को, मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप बात को समझ रहे हैं ना, बोलो ना बच्चों, बात को समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं। हाँ हाँ समझ रहे हैं सर, हाँ समझ रहे हैं, बोलो हाँ, है ना। आओ देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो फर्म है ना, फर्म को रजिस्टर करना, क्या कहा मैंने, ये जो फर्म है, फर्म को रजिस्टर करना क्या है बेटा, ऑप्शनल है। सभी लोग बोलो ना क्या है, फर्म को रजिस्टर करना ऑप्शनल है। सारे लोग बोलो फर्म को रजिस्टर करना क्या है, ऑप्शनल है। मतलब अगर आपको चाहिए तो आप फर्म को रजिस्टर कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मत कीजिए। देखो अगर आप नहीं भी करते हो ना तो हम आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाते। क्या बोल रहे हैं, पेनल्टी नहीं लगाते, लेकिन कुछ डिसएबिलिटीज आ जाती है। डिसएबिलिटीज का मतलब होता है कि कुछ आप चीजें नहीं कर पाएंगे। सर क्या चीजें नहीं कर पाएंगे आप ये बताइए। देखो पहला, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स है, ABCD, ये फर्म है बेटा, ठीक है ओके। अब ये फर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्ड पार्टी के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्ड पार्टी के साथ। अच्छा ओके सर, ये लो फर्म का कॉन्ट्रैक्ट हो गया थर्ड पार्टी के साथ। अब क्या हुआ, ये थर्ड पार्टी ने कुछ गचकू दिया बेटा। गचकू दिया का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नहीं माना या थर्ड पार्टी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नहीं निभाया, तो ऐसे इसको मैं कहता हूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ करना चाहिए था और आपने उसको नहीं किया तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। परफेक्ट है सब। अब क्योंकि ये फर्म अनरजिस्टर्ड है ना, तो ये जो फर्म है बेटा ये थर्ड पार्टी के ऊपर केस दाखिल नहीं कर सकती। इसी को बोला जाता है सूट फाइल नहीं कर सकती। क्या बोला मैंने, बोलो सूट फाइल नहीं कर सकती। मतलब एक अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ, क्या कहा, एक अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट द थर्ड पार्टी क्या केस कर सकती है क्या, नो बेबी नो, नहीं कर सकती है। देखो, अ रजिस्टर्ड फर्म कैन ओनली फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी एंड द पर्सन suing have been in the register of firms as a partner in the firm। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, रजिस्टर फर्म होंगी या पार्टनर्स तभी केस कर पाएंगे थर्ड पार्टी के ऊपर जब क्या हो, जब हमारी फर्म रजिस्टर्ड हो, या मैं कहूंगा फर्म या पार्टनर तभी केस पर कर पाएंगे थर्ड पार्टी के ऊपर जब वो क्या हो बेटा, जब रजिस्टर्ड फर्म हो। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं तो मुझे आप एक बात बताइए, फर्म रजिस्टर्ड नहीं तो ऐसे केस के अंदर क्या बाकी चीजें हो सकती है क्या, नहीं सर बाकी चीजें नहीं हो सकती। समझ रहे आप बात को, सारे लोग बोलेंगे जल्दी से क्या बात को समझ रहे हैं क्या आप लोग, है ना। चलिए आइए ध्यान दो। अच्छा बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ऐप के हमारा ऐप बन चुका है। तो अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है हमारे ऐप को, अल्टीमेट सीए फाउंडेशन, इस ऐप को आपको सर्च करना है, आपको उसको डाउनलोड करना है। वहां पे आप देखोगे डेमो बैच के नाम से आपको मिलेगा, 1 रुपए का कोर्स है वो। तो आपको अगर इररिस्पेक्टिव आपने यलगार बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है, आपने यलगार बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको 1 रुपए का वो क्लास को एक्सेस करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, 1 रुपए का, सिंगल 1 रुपए
रुपए का ही पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मतलब फ्री लेक्चर्स उस पर आ नहीं पा रहे थे आपके ऊपर, इसलिए 1 रुपए एकदम बेसिक अमाउंट पे रखा। तो उसको आपको रजिस्टर करना है, तो आपको एक्सेस मिल जाते हैं उस डेमो क्लासेस की, सारी चीजें का आपको एक्सेस मिल जाने वाला है, ठीक है ना। एक वो वाली बात हो गई। और दूसरा, अभी हमारा पार्टनरशिप एक्ट हुआ, तो इसके बाद जो हम लोग चालू करेंगे, जो नेक्स्ट एक्ट में चालू करूंगा, वो मैं कहां पे कराने वाला हूं, वो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर ऐप के ऊपर अब करवाने वाला हूं चीजें। इस बात का आप ध्यान रखना है। बीसीआर के कुछ पोर्शंस को कराऊंगा। देखो, बीसीआर का कम्युनिकेशन हो गया और अपना यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, है ना। तो ये दो चीजें अपनी हो चुकी है। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें मैं करवाऊंगा वो मैं ऐप के ऊपर कराऊंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझना आप बात को, है ना। चलिए आइए, 1.03 रुपए सर, ठीक है, जीएसटी रख लो भाई तुम, है ना, खुश रहो, जाओ। चलो 3 पैसे मोदी जी ले रहे, बोले ठीक है दे दीजिए, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, दे देना, आओ। आइए ध्यान दीजिए, आइए, तो ये हो गया। अब दूसरा मैं अगर बात करूं आपके साथ, सर सेकंड दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड के बारे में बात करेंगे। नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ द क्लेम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ द क्लेम के बारे में बात करेंगे। मतलब सर आप एक बात बताइए, सेट ऑफ क्लेम का क्या मतलब होता है। सेट ऑफ क्लेम का मतलब होता है, अब आइए मैं वो समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। देखो ठीक है, फर्म है ABCD, फर्म ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। फर्म ने क्या हुआ था बेटा, समझना बात को, फर्म ने गुड्स सेल किए थे, कितने के सेल किए थे सर, 3 लाख रुपए के गुड्स सेल किए थे। थर्ड पार्टी से फर्म ने गुड्स को परचेज भी किया था, 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज किया है। अब ऐसे केस के अंदर टेक्निकली क्या होना चाहिए कि ये जो पार्टी है बेटा, अपनी जो फर्म है ना, समझना बात को, जो अपनी जो फर्म है ना, ये फर्म ने क्या करना चाहिए, ये फर्म ने थर्ड पार्टी को 1 लाख रुपए दे देना चाहिए। सर 1 लाख क्यों, 3 लाख का अपन ने गुड्स बेचा और 2 लाख का अपन ने खरीदा, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे केस के अंदर यहाँ पे 1 लाख कर देंगे। 1 लाख का अपन ने बेचा, 2 लाख का अपन ने खरीदा, तो टेक्निकली फर्म ने 1 लाख रुपए यहाँ पे दे देना चाहिए, किसको, थर्ड पार्टी को दे देना चाहिए। परफेक्ट है, इतना एकदम जबरदस्त। सेट ऑफ कर लेना चीज को, इसको बोला जाता है, नेट ऑफ करने को सेट ऑफ बोला जाता है, ठीक है। ओके सर, सेट ऑफ हो जाना चाहिए, तो सेट ऑफ आपने कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो ना बेटा, तो आप ये सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं सर, तो इसके लिए अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, तो फर्म को पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए जिसकी उसने खरीदी किया है, और थर्ड पार्टी फिर उसके लिए पेमेंट करेगा कितना, 1 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। समझ रहे आप बात को, मतलब नॉर्मल कोर्स में, रेगुलर कोर्स में जैसे पेमेंट करना है वैसा पेमेंट आप लोगों को करना है। क्या बोला मैंने, बोलो, नॉर्मल कोर्स में, रेगुलर कोर्स में जैसा पेमेंट करना है वैसा पेमेंट आपको यहां पे करना होगा। उसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसको सेट ऑफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सारे लोग बोलो, सेट ऑफ बोला जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, सेट ऑफ बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा आप लोगों के साथ कि जब भी यहां पे फर्म मान लीजिए गुड्स को सेल कर रही है और परचेस कर रही है, तो नेट ऑफ करके पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। किसके पास, अनरजिस्टर्ड फर्म के पास अवेलेबल नहीं होता है, या अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स के पास अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। समझ गए क्या, बोलो सारे के सारे लोग जल्दी से बोलो, समझ गए क्या, यस सर। तो सेकंड क्या हुआ, कोई भी सर सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, एग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और दी फर्म। मतलब बोला जा रहा है जो दुखी पार्टनर है ना बेटा, समझिए बात को, फिर से बनाएंगे तीसरी वाली चीज। तीसरी वाली चीज में क्या कह रहा है, देखिए ये फर्म है अनरजिस्टर्ड वाली, जिसके अंदर पार्टनर्स है ABCD। अब क्या होता है, ये जो पार्टनर D है ना, पार्टनर D के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। फर्म ABC तीनों बहुत गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता बेटा, D केस नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। मतलब अनरजिस्टर्ड अगर फर्म होती है तो अनरजिस्टर्ड फर्म पार्टनर्स के ऊपर सूट नहीं फाइल कर सकती, और पार्टनर्स फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर, क्या बोला मैंने, बोलो, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या केस फाइल कर सकते हैं क्या, नहीं सर, दोनों एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। समझे क्या आप बात को, सारे लोग जल्दी से बोलो, समझे क्या बात को, यस सर। तो देखो मैंने क्या कहा, अ पार्टनर ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ इज प्रेक्लूडेड
फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म। मतलब सर पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, और एनी पर्सन एलिज्ड टू बी और हैव बीन द पार्टनर इन द फर्म बट सच पर्सन मे स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फॉर द अकाउंट्स रियलाइजेशन शेयर ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर बात आ रही है कि फर्म को पूरा पूरा बेचने की, मतलब फर्म के असेट्स को सेल कर देंगे और इससे फर्म की लाइबिलिटीज को पूरा कर देंगे, जिसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जिसे क्या बोला जाता है, बोलो डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के लिए एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है क्या? हां सर, डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बात को समझो मैं जो कह रहा हूं। देखो वैसे तो पार्टनर और फर्म एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते अनरजिस्टर्ड वाले, लेकिन अगर बात हो रही है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बोलो, डिसोल्यूशन से रिलेटेड अगर बात हो रही है, तो क्या यहां पे केस किया जा सकता है फर्म के ऊपर कि हम चाहते हैं इस फर्म को डिसॉल्व करो? हाँ, फिर आप यहां पे केस कर सकते हो। समझना बात को, फिर आप यहां पे केस कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो, समझू क्या? बोलो ना सभी लोग, समझू क्या? यस सर। फोर्थ, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टी है ना बेटा, क्या वो फर्म को स्यू कर सकता है क्या? हाँ, थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है। मतलब आप समझो, अगर एक फर्म रजिस्टर्ड, तो जबरदस्ती आप थर्ड पार्टी का क्यों काट रहे हो? ऐसे केस के अंदर इनका क्या कहना है, थर्ड पार्टी चाहे तो फर्म के ऊपर केस कर, लेकिन फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है सर। थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर बिंदास कर सकता है, उसको अपन रोक नहीं सकते, उसको डेफिनेटली अपन लोग क्या करने देंगे, केस करने देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। क्या सारे लोग इस बात को समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या सारे लोग इस बात को समझे क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया से समझ गए करके बोलो जल्दी से। हाँ सर, एकदम बढ़िया से समझ गए करके। ठीक है, आगे बढ़ू, बोलिए मुझे जल्दी से, आगे बढ़ू क्या? यस सर, आगे बढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, चलेंगे नेक्स्ट वाले केस के ऊपर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से फैंटास्टिक तरीके से कम ऑन आ जाएंगे, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आइए, ये थर्ड पॉइंट भी हो गया, तो तीनों पॉइंट्स को फटाफट देख लो यहाँ पे, है ना। चलिए आइए, ध्यान दो। ए दीप, पढ़ाई पे ध्यान देना। क्या हेलो प्राचीन, ये प्राचा कर रहा है, बंद कर वो, पढ़ाई पे ध्यान दे इधर। थैंक यू सो मच सी एस्पिरेंट आयुष, थैंक यू। हो गया क्या? एक बार फटाफट देख लो, पानी पी लेता हूं मैं। ये प्राची भी हेलो दीप लिख रही है। प्राची समझो आप बात को बेटा। दीप, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपके साथ, है ना, समझिए बात को। ये सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। समझो आप बात को, मैं कह रहा हूं, ये बंद करो हाय हाय, है ना। एलाइट 4 व्यू हो जाएगा, हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में सर फिर से रेज्यूम करेंगे। अभी ऑफलाइन मैराथन चल रहे हैं हमारे, तो सर अभी गए अहमदाबाद, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्लास। ठीक है, हाँ चलो चलो चलो। आओ दोस्तों, आओ, आगे बढ़ेंगे ना। आइए आगे बढ़ेंगे। देखो, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। अगर सर यहाँ पे फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्या कहा मैंने, बोलो सर, फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है ना, तो ये फॉलोइंग राइट्स को अफेक्ट नहीं करता। सर कौन से फॉलोइंग राइट्स को अफेक्ट नहीं करता? देखो, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। थर्ड पार्टी क्या आज भी केस कर सकती है क्या फर्म को या एनी पार्टनर को? हाँ सर, थर्ड पार्टी बिल्कुल बिल्कुल केस कर सकती है। परफेक्ट है। दूसरा देखो, राइट ऑफ अ पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिल्कुल चलता है सर। एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो फर्म के ऊपर केस कर सकता है कि इस फर्म को बंद करो करके, इस फर्म के असेट्स को बेच मारो और असेट्स को बेच के जो भी पैसा बनने वाला है वो पैसे को हमको दे दो। ये राइट टू स्यू आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसके अलावा पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ अ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर और टू ब्रिंग एक्शन करके, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखो, जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट होता है, मतलब मान लीजिए अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बेटा समझना, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसके लिए ऑफिशियल
असाइनी अपॉइंट होता है, तो वो जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हो रहा है ना, वो फर्म के ऊपर केस कर सकता है वो पार्टनर के हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दो। ए बी सी डी ये एक फर्म है। अब इसमें जो डी पार्टनर था ना बेटा, ये इंसॉल्वेंट हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, इसके बिहाफ में एक ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। अब ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर मान लो ये जो फर्म है ना, इसका जो डी का हिस्सा था अब तक का, जितना भी फर्म में उसका हिस्सा बनता था अब तक का, अगर वो नहीं दे रही है तो ये ऑफिशियल असाइनी क्या फर्म के ऊपर केस कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल केस कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते वो एक यहाँ पे पार्टनर्स का आपसी मामला है और अनरजिस्टर्ड फर्म है तो पार्टनर्स आपस में केस नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। ऑफिशियल असाइनी के केस में बिल्कुल बिल्कुल सर आप यहाँ पे केस कर सकते हो। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सर सेट ऑफ का अमाउंट अगर 100 रुपए से कम है, अपन ने सेट ऑफ अभी ऊपर देखा, सर सेट ऑफ का अमाउंट अगर 100 रुपीज से कम है ना तो बिल्कुल चलता है क्या? यस सर बिल्कुल चल जाता है। मतलब क्या, जैसे देखो मैंने मान लीजिए जैसे गुड्स बेचे थे 80 रुपए के, सामने वाले से मैंने गुड्स खरीदे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए के, तो सेट ऑफ कितने का हो रहा है? सेट ऑफ सर 80 रुपए का सेट ऑफ हो जा रहा है इसके अंदर, तो क्या चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर 100 रुपए के नीचे का सेट ऑफ होता है, फिर से 100 रुपए के नीचे का सेट ऑफ होता है, तो क्या एक इंसान सेट ऑफ कर सकता है क्या? मैं कहता हूं जनता बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यस बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद देखिए, द राइट टू सूट एंड द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। बहुत जोरदार वाली बात कह दी, बहुत ही खूबसूरत वाली बात कह दी। आओ मैं बताता हूं क्या कह रहा है, सुनना, बात को ध्यान देना। देखो क्या, the right to suit and proceeding instituted by legal representative, the right to suit and proceeding instituted by किसके द्वारा? LR और heirs of deceased partner of a firm for accounts of the firm or to realize property। मतलब सर देखो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक यहाँ पे फर्म है जिसके अंदर आप जानते हो ABCD पार्टनर्स है। अब बी की यहाँ पे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो डेथ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, डी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्या फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? किसके लिए? बी के हिस्से के लिए। हाँ सर बी के हिस्से के लिए डेफिनेटली वो केस यहाँ पे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सर बिल्कुल बिल्कुल वो केस कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल मित्रों वो केस किया जा सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर इस बात को हम लोग समझ गए है ना। तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, भले ये एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म के ऊपर केस कर सकता है बी के हिस्से के लिए। तब बाकी पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते हम अनरजिस्टर्ड फर्म, वो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर बना तो आप केस नहीं करोगे। ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप बात को समझे? एकदम जोरदार सर, एकदम जोरदार, परफेक्ट है। सारे लोग बोलो जल्दी से। तो रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला थर्ड पार्टी केस कर सकता है। दूसरा, अगर फर्म बेटा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड फर्म है ABCD और मान लीजिए पार्टनर्स चाहते हैं फर्म को डिसॉल्व करना तो उसके लिए वो लोग केस कर सकते हैं। तीसरा बोला कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसके लिए ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है, तो उसका ऑफिशियल असाइनी फर्म के ऊपर केस कर सकता है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब पार्टनर की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या केस कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल फर्म के खिलाफ केस यहाँ पे कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए? बोलो बोलो मित्रों जल्दी से बोलो, समझ गए क्या? है ना? यस सर, परफेक्ट है। चलो आओ ध्यान दो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ प्राइवेट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी से। सर हम लोग यहाँ पे देखने वाले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस को देखने वाले। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सारे लोग क्या रेडी है? जल्दी से बोलिए मुझे, जल्दी से बोलो मुझे। क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या? सारे के सारे जल्दी से बोलो, है ना? यस सर। चलिए आइए ध्यान दीजिए, देखो क्या कह रहा हूं मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूं बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का बेसिस क्या है? पहला पढ़ रहा हूं। दूसरा देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में पढ़ रहा हूं। तीसरा देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहा हूं।
क्या बोला मैंने, देखो एक है बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। सभी लोग बोलो सबसे पहला क्या है, बोलो 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 बोलो। सबसे पहला है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। देखो जब फर्म डिसॉल्व हो रही है ना, मैं क्या कह रहा हूं समझिए, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, मान लीजिए एक फर्म का इसका बेकरी का बिजनेस है, तो जब फर्म डिसॉल्व होती है ना मित्रों, तो ऐसे केस के अंदर पूरी की पूरे फर्म के असेट्स को बेचे जाते हैं और असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। रुको एक मिनट, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए एक तरफ में यहां पे डिसोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कंसेप्ट क्या कहता है समझो। अगर ये एक फर्म है जिसके अंदर पार्टनर्स है ए बी सी डी, तो फर्म के जितने भी असेट्स है ना, फर्म के ये सारे के सारे असेट्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। फर्म के सारे असेट्स को सेल किया जाता है और इससे जो जनरेट होता है अमाउंट, वो अमाउंट से बेटा फर्म के लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो, फर्म के लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ऐसा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। तो सर वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है समझो। मान लीजिए ए बी करके पार्टनरशिप, ए बी करके दो लोग थे जो पार्टनरशिप में थे। अब यहां पे ए बी सी इनके साथ जुड़ जाता है, तो मैं क्या कहूंगा, जो ए बी वाली फर्म थी, मैं क्या कह रहा हूं बोलो, जो ए बी वाली जो ए बी वाली फर्म थी वो क्या हो गई है, वो डिसॉल्व हो गई है और उसके जगह नई फर्म आ चुकी है। क्या, हाँ सर उसके जगह नई फर्म आ चुकी है। अरे बात को समझे क्या, अरे बोलो ना, अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर मैं क्या कह रहा हूं देखो, अच्छा सर एक और बात बताओ, जैसे देखो ए बी सी डी यहां पे एक फर्म है, अब उससे एक पार्टनर की डेथ हो गई या एक पार्टनर रिटायर हो गया तो ए बी सी ही रह गए, तो ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ। देखो धंधा बंद नहीं हुआ, लोगों को समझिए, धंधा बंद नहीं हुआ, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे थे ना, वो काम करने वाले लोग कम हुए या बढ़े। क्या बात को समझे जो मैं कह रहा हूं, ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में धंधा ही बंद हो जाता है, धंधा मंदा नहीं, धंधा बंद हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। आप लोग क्या समझे, क्या सारे लोग बोलेंगे क्या बात को समझ रहे हैं क्या, यस सर। देखेंगे यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। यहां पे इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। पहले एबीसी पार्टनर्स थे, अब यहां पे एबीसीडी पार्टनर्स होंगे, तो अपन ने क्या किया, बोलो ना, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ फर्म का, ऐसा मैं कह रहा हूं। वाइंडिंग अप के बारे में बात करेंगे सर। वाइंडिंग अप देखो क्या, इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म रिक्वायर्स रियलाइज। मैंने तो कहा असेट को बेचो और लाइबिलिटीज को पे करो, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं सर, यहां पे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता है। वैसे मेरे हिसाब से आपने पार्टनरशिप, जो आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसके अंदर आप ये पढ़ते हो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के रिगार्डिंग। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे आपने अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ के रखा है ना। चलिए आइए, इसके बाद ऑर्डर ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे सर। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मुझे बताइए सर कोर्ट क्या, यहां पे देखो द फर्म में भी डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा होता है क्या, नहीं सर, ये पार्टनर्स का आपसी मामला होता है, ये पार्टनर्स का आपसी घरेलू मामला होता है, ध्यान रखना, ये पार्टनर्स का आपसी घरेलू मामला होता है। इसके बाद स्कोप के बारे में बात करें, इट नेसेसरी, देखो अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रही है क्या, ऑब्वियस। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो क्या पक्की बात है क्या फर्म भी डिसॉल्व होंगी, नो बेबी नो। मतलब इट मे और मे नॉट, क्या बोला मैंने, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हो भी सकता है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाए, हो भी सकता है आपकी फर्म डिसॉल्व ना हो, दोनों भी चीजें क्या वर्क करेंगी, ऑब्वियस, यस यस। आइए फिर देखो फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स के बारे में बात करेंगे। क्या बोला, बोलो 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 बोलो। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म, इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। यहां पे तो सर बुक फाइनल क्लोज हो जाएंगी, खत्म, बुक्स फिनिश हो जाएंगी, क्लोज कर देंगे। यहां पे फाइनल क्लोजर नहीं होगा, बुक्स को रिवैम्प किया जाता है, वो रिवैल्यूएशन और वो सारी चीजें करके रिवैम्प यहां पे होता है, ऐसा यहां पे लोग कह रहे हैं। सारे लोग समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बोलो ना मुझे, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, है ना। चलो आ जाइए यहां पे, समझ गए क्या बात को। चलो सर नोट्स भी लिखोगे क्या, सीना धक धक कर रहा है सर, नोट्स अब तो अब लिखेंगे थोड़ी बेटा, ये रिवीजन चल रहा है अपना, समझना आप बात
बात को, लिखने का मैंने रेगुलर क्लास में ऑलरेडी लिखवा दिया है ना, तो अभी समय थोड़ी लिखना है, फास्ट ट्रैक में थोड़ी नोट्स को लिखेंगे, मतलब इतना समय नहीं है हमारे पास अभी, है ना। अपने को बेटा अभी दिसंबर के पेपर देना है, मई में नहीं दे पाएंगे ना, समझो आप बात को, है ना। तो अभी अपन अभी नोट्स को नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी इतने कंडेंस्ड फॉर्म में है कि बस यही अगर आपने इतना भी कर लिया तो बस बस वाह वाह ऐसा है ना। चलो हाँ, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। अरे आज आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, बाकी है ना पहले दिन के में, आज मैंने थोड़ी सी माइक वाइक में ऐसी सेटिंग वेटिंग किया, उससे ना आवाज एकदम बहुत ही प्यारा आ रहा है, एकदम मजा आ गया, ऐसे खुद की आवाज सुन के आया है क्या आवाज है ऐसा। आओ चलो आगे बढ़ेंगे ना। देखो मैं बात करूंगा आपके साथ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन नंबर 40 से लेके 44 के बारे में बात करेंगे। किससे रिगार्डिंग बोलो? 40 से लेके 44 के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने चाह रहे हैं। सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना। सर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या कह रहे हैं सर, बताइए। यहाँ पे मोड ऑफ डिसोल्यूशन है ना, ये प्यार में किस मोड पे ले आया, ये फॉर्म में किस मोड से डिसॉल्व करना होगा। मतलब क्या कि क्या करे, हाय सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आपके साथ। अभी मैं आपको क्या लगता है, अभी मैं मुंबई गया था बेटा, मुंबई मैराथन तो एक बहाना था, असली बेटा चुनौती थी इंडियन आइडल को बीट करके आना है। समझ रहे आप बात को, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आइए चलो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, बोलो ना क्या बोल रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, मैं क्या कहना चाहता हूं बोलिए जल्दी से, है ना। मैं ये कहना चाहता, समझिए एक मिनट दीप, अरिजीत सिंह ऑफ अल्टीमेट हो या उनकी एकेडमी हो, फर्क नहीं पड़ता, हर जगह अपना परचम, समझिए बात को, अपना परचम। बस मैं क्या ज्यादा खुल के गा नहीं सकता हूं बेटा, क्या वो फालतू है टी सीरीज वाले सोनी वाले बहुत छोटे बेटा, पट से कॉपीराइट स्ट्राइक देते, बस वही दिक्कत है, क्योंकि बोले ये तो ओरिजिनल सॉन्ग से भी ज्यादा बेहतरीन लग रहा, समझ रहे, तो ऐसा हो जाता है। आइए सर अगर आज स्टडी स्टार्ट करें तो हो जाएगा, हाँ आज करो, 1 महीने बाद करो, 2 महीने बाद करो। मैं बोलता हूं बेटा, मैं तो कहता हूं जनवरी से चालू करो, झूठ नहीं कह रहा, तो भी होता है ना। आइए, लेकिन बस मई के लिए होता है, मतलब जून के लिए चालू करो ना रे, होता है बेटा, होता है, ठीक है। हाँ जोक सपाट होता है। मैं अगर बात करूं जैसे कि देखिए आपके साथ चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, तो अभी अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, तो लगभग मेरे हिसाब से आपके पास 90 दिन है, सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ते हो, बस आपको ताकत रखना है कि कम से कम 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, मिनिमम 8 से 9 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो आपको, मतलब फिर तो अगर आपको पास होना है तो आप कर सकते हो, है ना, ऐसा। चलो चले क्या आगे बढ़े, क्या बोलिए जल्दी से। सर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 40 से लेके 44। देखिए, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी का मतलब होता है दिल से रे, वॉलेंटरीली। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, वॉलेंटरी के अंदर है ना, ऐसा जैसे कोर्ट की जोर जबरदस्ती नहीं होती बंद कर, मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट की जोर जबरदस्ती नहीं होती वॉलेंटरी के केस में कि बंद करो करके, ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है मित्रों, यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो वॉलेंटरी का सिंपल सा अर्थ होता है आपकी इच्छा हो गई, आपने बंद कर दिया, बस उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। इच्छा हो गई, बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे आप लोगों ने देखा है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होता है। अगर फिक्स पीरियड है तो मान लो अगर मैंने कह के रखा हो 4 साल के लिए फर्म चाहिए, तो 4 साल के बाद क्या फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे क्या? हाँ सर डिसॉल्व, मतलब हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए फर्म एक पर्टिकुलर धंधा, एक ब्रिज बनाने के लिए आपने फर्म क्रिएट किए थे, ब्रिज बन गया, फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट के तहत आप फर्म को जब डिसॉल्व करो, मैं क्या कहा बोलो, एग्रीमेंट के तहत जब आप फर्म को डिसॉल्व करो तो उसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सभी लोग बोलो? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, उस चीज को हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद देखिए बी वाला पॉइंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 41।
मतलब जब आपको डिसोल्यूशन करना ही चाहिए, यू हैव नो ऑप्शन, आपको यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना ही है। फर्म मतलब यहाँ पे क्या सर, एग्जिस्टिंग फर्म को खत्म, समझना बात को, फर्म को बंद करना है करके उसके बारे में बात हो रही है। देखो कब द फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व, जब कोई भी पार्टनर, देखो एडजुडिक ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल ऑफ देम बट वन इज इंसॉल्वेंट, मतलब अगर कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होता है तो आपको फर्म को डिसॉल्व करवाना है। या दूसरा बेटा हैपनिंग ऑफ ए इवेंट विच मेक्स बिजनेस ऑफ द फर्म अनलॉफुल, मतलब मान लीजिए जैसे फर्म यहाँ पे है ना, फर्म यहाँ पे किसका धंधा कर रही थी, फर्म यहाँ पे बेटा मान लीजिए विमल का धंधा करती है, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद। तो ऐसे केस के अंदर अब अचानक से एक दिन मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि आज से एक काम करो, आज से विमल को हम लोग बैन कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, मैं क्या कह रहा हूं, सवाल ये उठता है कि विमल को बैन अगर कर दिया तो मतलब बिजनेस अनलॉफुल हो गया क्या? हाँ सर, बिजनेस जो है ना वो अनलॉफुल हो गया। क्या हो गया बोलो? बिजनेस जो है ये अनलॉफुल हो गया। अब क्योंकि बिजनेस यहां पे अनलॉफुल हो चुका है तो आपको फर्म को क्लोज करना होगा। क्या? हाँ सर, आपको फर्म को क्लोज करना होगा, ऐसा इनका कहना है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल ऑफ देम, एडजुडिकेशन मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट पास हो गया है कि सर ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, तो ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। तो जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट पास होता है तब इंसॉल्वेंट, ऐसा नहीं आप बोल रहे हो अरे ये तो इंसॉल्वेंट करके, उससे इंसॉल्वेंट नहीं होता। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना पास करे तब तक क्या कोई सामने वाला इंसॉल्वेंट होने वाला है? क्या नहीं सर, तब तक सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? यस सर। अब देखो, हाउएवर व्हेन मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड बाय द फर्म, द इलीगैलिटी ऑफ वन शैल नॉट अफेक्ट द कॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए अगर फर्म है बेटा कोई और फर्म के दो धंधे हैं, समझना, एक ए वाला धंधा है और एक बी वाला धंधा है। अब बी वाला धंधा अगर या ए वाला धंधा अगर अनलॉफुल होता है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि एक काम करो, इसको क्या करो बेटा, इसको क्लोज करो करके, बराबर है ना सर। लेकिन अगर बी वाला धंधा है तो ये बी वाले धंधे, अगर बी वाला धंधा अभी भी लॉफुल है तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ, इसको कंटिन्यू करते रहो। क्या करते रहो बोलो? इसको सर कंटिन्यू करते रहो, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। चलने दो, क्या बोला सभी लोग बोलो? चलने दो। क्या कह रहा हूं मैं बोलो जल्दी से? चलने दो, ऐसा बोला जा रहा है। तो फर्म को क्लोज करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, फर्म को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है अगर फर्म के दो धंधे हैं तो, क्योंकि सर एक धंधा आज भी लीगल है और क्योंकि वो धंधा आज भी लीगल है तो बहुत सही बात है सर, है ना? चलिए आ गए क्या बात को? यस सर, आ जाइए यहाँ पे। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, आ जाओ नेक्स्ट वाले केस में चलेंगे। ध्यान दीजिए, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी, सेक्शन नंबर 42 के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मतलब ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है ना, ये कोई ना कोई कंटिजेंसी के कारण हो रहा है। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज का हैपनिंग डिपेंड होता है किसी मतलब थर्ड इवेंट के ऊपर, मतलब कोई इवेंट के ऊपर हैपनिंग डिपेंड होता है ना, तो उसको बोला जाता है, देखो, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन का मतलब कुछ ऐसा हो गया, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाली बात नहीं होती क्या, उसके कारण यहां पे फर्म डिसॉल्व हो रहा है। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, क्या जैसे देखो, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको फर्म को डिसॉल्व करना होगा, है ना, फर्म को डिसॉल्व करना होगा। दूसरा, एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, फर्म को बंद करना होगा। अब देखो, वेयर फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड टर्म ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, आपने 4 साल के लिए फर्म को बनाया, जैसे ही 4 साल खत्म फर्म भी खत्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर देखो, वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर या अंडरटेकिंग देन बाय कंप्लीशन देयर ऑफ, मतलब फर्म किसी बिजनेस के लिए आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिज बनाने के लिए फर्म आई थी, तो ऐसे कि इसके अंदर अगर ब्रिज बन गया तो फर्म को आपको खत्म करना होगा। मतलब जो एक कंटिजेंट इवेंट था, यानी कि सर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी इवेंट के ऊपर फर्म का क्लोज होना डिपेंड था, और जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हो जाता है हमारी फर्म बंद हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से, हमारी फर्म बंद हो जाएंगी। जैसे अब क्या, सबसे पहला फिक्स टर्म के लिए आए थे, वो फिक्स टर्म खत्म हुआ, फर्म खत्म। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सर देखो, कोई एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए आया था, बस वो एडवेंचर या अंडरटेकिंग हुआ, किस्सा खत्म। अब मैं अगर बात करूं, बाय डेथ ऑफ द पार्टनर भी होता है, क्या होता है सर? उसके अलावा बाय एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर से भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, इंसॉल्वेंट हो सकता है, ऐसी बात की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल इंसॉल्वेंट यहां पे हो सकता है। क्या आप बात को सारे लोग समझ गए क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए सारे लोग, बोलो जल्दी से। चारों पॉइंट के बारे में मैंने बात कर लिया आपके साथ कि सर डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन
सर्टन मतलब कोई ना कोई कंटिजेंसी, कोई ना कोई हैपनिंग ऑफ सर्टन थिंग के बाद यहाँ पे फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्म यहाँ पे हमारी हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए क्या बात को? बेटा इंटर की क्लासेस फाउंडेशन की क्लासेस की तरह नहीं होती है कि 4 घंटे में खत्म, वो सुबह चालू होती है और शाम में खत्म होती है। तो इंटर की क्लासेस समझ लीजिए आप सुबह 8 बजे चालू होंगे और शाम में 6 बजे तक आपकी क्लासेस होती है, ठीक है? तो सुबह भी और शाम भी दोनों कवर हो गए, ठीक है? तो अब ये सवाल बार बार स्पैम मत करो। अभी फाउंडेशन में हो ना तो चुपचाप फाउंडेशन पढ़ो अभी, है ना? दूर के ढोल बेटा सुहावने ही लगते हैं, पहले इधर पे ध्यान दे दो अच्छे से, है ना? चलिए आइए अब देखो, अब सेक्शन नंबर 43 के बारे में बात करूंगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट अ विल, मतलब क्या बोला जा रहा है सर? पार्टनरशिप एट विल है। सभी लोग बोलो क्या बोला जा रहा हूं मैं? पार्टनरशिप एट विल है। एट विल का मतलब क्या होता है सर? मन वाली पार्टनरशिप है। मन वाली पार्टनरशिप का मतलब क्या सर? यहां पे आपने डिसीजन नहीं लेके रखा है कि कितने समय के लिए आप पार्टनरशिप बनाओगे। मतलब जैसे कि अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, अब 4 पार्टनर्स आके फर्म खोलते हैं। क्या बोला मैंने? बोलो 4 पार्टनर्स आते हैं और ये आपस में फर्म खोलते हैं, ठीक है सर? आपस में फर्म खोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अब इन्होंने अगर पार्टनरशिप एट विल को रखा है, क्या रखा है बोलो? अगर इन्होंने पार्टनरशिप एट विल को रखा है तो इसका मतलब होता है कि इन्होंने टेन्योर को डिसाइड नहीं करके रखा है। क्या बोला मैंने? बोलो सर, इन्होंने क्या नहीं करके रखा है? इन्होंने टेन्योर को डिसाइड नहीं करके रखा है। मतलब इन्होंने ये सोच के रखा है कि जब तक अपन सब लोगों की इच्छा है, क्या बोला सभी लोग? जब तक अपन सब लोगों की इच्छा है तब तक अपन इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। सर जिस दिन इच्छा खत्म नोटिस दे देंगे सारे पार्टनर्स को और डिसॉल्व कर डालेंगे फर्म को, ठीक है? देखो, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, है ना, ऑफ इंटेंशन टू डिसॉल्व। तो यहाँ पे क्या करना है सर? सिंपल सी बात ये है, समझिए आप बात को, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि पार्टनरशिप को अगर आपको डिसॉल्व करना है एट विल है तो नोटिस सर्व कर दो सारे पार्टनर्स को, हम बंद कर रहे हैं करके, बस किस्सा खत्म करो। यहाँ पे क्या बोला मैंने? किस्सा खत्म करो, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? पहला। दूसरा बताऊंगा मैं आपके साथ, देखो, इन केस डेट इज मेंशन इन द नोटिस द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस। जैसे मैंने आज नोटिस दिया और मैंने लिखा उसके अंदर कि एक काम करेंगे 24/10 को अपन फॉर्म क्लोज करेंगे। क्या कहा मैंने? 24/10 को अपन क्लोज करेंगे बेटा फॉर्म को। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं ना तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो नोटिस के ऊपर मैंने तारीख दिया, फिर से जो नोटिस के ऊपर मैंने तारीख दिया वो तारीख से, फिर से कहूंगा, वो तारीख से फॉर्म क्या क्लोज हो जाती है क्या? हाँ सर, वो तारीख से फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर, सारे के सारे लोग हम लोग समझ चुके हैं। परफेक्ट है। सारे लोग बोलो जल्दी से, परफेक्ट है क्या? बोलो 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 बोलो। डन हुआ? डन हुआ? जोरदार जोरदार। तो आज के सेशन को करेंगे यहीं पे खत्म, कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। और कल हमारा ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है क्या? यस सर, कल हमारा ये पूरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी नहीं हुई है और अगर आप अच्छे से रिविजन करना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो बेटा, जो कितने कौन से चीज़ के लिए बढ़िया से पढ़ना चाहते हो दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं बता दूं ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है। आपको ultimatece.com के ऊपर जाना है, उसके बाद सीए फाउंडेशन देखिए 2 दिख रहा है आपको, न्यू सिलेबस और सीए फाउंडेशन। तो आपको सीए फाउंडेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो विद प्रिंटेड बुक्स मिल जाएगा। यहाँ पे विदाउट प्रिंटेड बुक्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप बाद में चेक कर लेना। अगर आपको सिर्फ लॉ में दिक्कत है तो आप यहाँ पे सिर्फ लॉ डालिए और सिर्फ लॉ डाल के विद बुक्स विदाउट बुक्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है दोस्तों। तो कल मिलेंगे हम लोग शाम में और कल हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को पूरा फिनिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशंस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। तुलसी सिंह जी ऑलरेडी बुक प्रिंटिंग में है, तो बहुत जल्द, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जानी चाहिए किताबें, है ना? तो आपको 1 हफ्ते के अंदर चीजें मिल जाएंगी।